हेलो एवरीवन। आप लोग जानते हैं कि जीव जो है वो अपने वातावरण से प्रभावित रहता है और वातावरण भी जीवों से प्रभावित रहता है। तो हम इसी टॉपिक पर आगे बात करेंगे कि प्लांट कैसे अपने हैबिटेट पर निर्भर रहता है और हैबिटेट कैसे प्लांट को इफेक्ट करता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट अपने हैबिटेट के प्रति कैसे रेस्पॉन्स करता है, कैसे रिएक्शन करता है प्लांट हैबिटेट के प्रति। वातावरण तो जीव को प्रभावित करता ही है, लेकिन जो जीव है वो भी वातावरण से पूरे प्रभावित होते हैं। हर जीव, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के प्रति अपने आप को ढालने की क्षमता रखता है और वो धीरे धीरे अपने आप को उस वातावरण के प्रति ढाल सकता है ताकि आसानी से वो अपना जीवन यापन कर सके। तो प्रत्येक जीव, चाहे जंतु हो या वनस्पति हो, अपने चारों ओर के एनवायरमेंट के प्रति जो ढलने की क्षमता होती है उसे हम एडेप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट अपने एनवायरमेंट के प्रति रेस्पॉन्स शो करता है और हर प्लांट के जो ऑर्गन हैं वो उनके एनवायरमेंट के प्रति एडेप्टेड हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। ये परिवर्तन फिजियोलॉजिकली भी हो सकते हैं और अकारिकी तौर पर भी हो सकते हैं, जिससे कि प्लांट उस स्पेसिफिक वातावरण में अपने आप को इजीली सस्टेन कर पाता है। पादपों का अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालने की प्रवृत्ति को ही प्लांट एडेप्टेशन या पादप अनुकूलन कहा गया है। हमारी अर्थ का एनवायरमेंट सब जगह अलग अलग है। हम देखते हैं कि कहीं पर बिल्कुल आइस है, तो कहीं घने जंगल हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं समुद्र है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का वातावरण है, अलग अलग प्रकार का एनवायरमेंट है और उस एनवायरमेंट के अनुसार अर्थ पर वेजिटेशन या वनस्पति भी अलग अलग पाई जाती है। अर्थ पर पाई जाने वाली ये वेजिटेशन अपने आप को वहाँ के वातावरण के अनुसार एडेप्ट कर लेती है। अर्थ पर वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो अर्थ के डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में वाटर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ की वेजिटेशन अलग होगी, जहाँ मरुस्थल होगा वहाँ की वेजिटेशन अलग होगी। और क्योंकि हम जानते हैं कि जल जो है वो प्लांट के लिए बहुत आवश्यक है, इवन जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, तो जो वाटर है वो प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का भी मेन घटक होता है। ऐसा हम सब लोग जानते हैं और हम सब लोगों ने पढ़ा है। अर्थ पर वाटर मुख्य तौर पर वर्षा के द्वारा, वायुमंडलीय आर्द्रता के द्वारा, सोइल में जो वाटर एब्जॉर्ब रहता है उसके द्वारा और आइस के द्वारा, ये 4 फॉर्म में अर्थ पर वाटर पाया जाता है। वाटर एक इकोलॉजिकल फैक्टर होने के कारण ही, मेन इकोलॉजिकल फैक्टर होने के कारण ही वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को, वेजिटेशन के स्ट्रक्चर को, उसके फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को बहुत प्रभावित करता है। बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं वाटर की प्रेजेंस के आधार पर प्लांट्स में या वहाँ की वेजिटेशन में। वार्मिंग ने 1909 में प्लांट को वाटर की डिपेंडेंसी के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया था। पहली कैटेगरी उन्होंने दी थी जलोद्भिद, जिसे कि हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स उस कैटेगरी के प्लांट्स को कहते हैं जो कि जल की अधिकता वाले स्थानों पर, जल की अधिकता वाले वातावरण में पाए जाते हैं। इसी प्रकार सेकंड टाइप इज टेरेस्ट्रियल प्लांट, लैंड प्लांट, जिन्हें हम स्थलीय प्लांट कहते हैं। स्थलीय प्लांट्स मुख्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं, जीरोफाइट या मरुद्भिद, जो कि मरुस्थलीय वातावरण में पाए जाते हैं, और दूसरे प्लांट है समुद्रविद या मीजोफाइट्स, जो कि सामान्य तापमान और सामान्य नमी वाले वातावरण में पाए जाते हैं। थर्ड कैटेगरी के प्लांट
जो वार्मिंग ने डिस्क्राइब किए थे वो थे लवणोद्भिद, जिन्हें हम हेलोफाइट्स कहते हैं। जलीय और स्थलीय पादपों के बीच के जो समूह के जो प्लांट्स हैं उन्हें हम हेलोफाइट्स कैटेगरी में रखते हैं। आज हम यहाँ केवल हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद के बारे में ही बात करेंगे। तो वार्मिंग ने हाइड्रोफाइट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। निमग्न पादप या सबमर्ज्ड प्लांट, प्लवमान पादप या फ्लोटिंग प्लांट्स, और एम्फीबियस प्लांट्स या जल स्थलीय पादप, ऐसे पादप जो कि जल में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। अब हम इन्हें एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। सबमर्ज्ड प्लांट या निमग्न पादप ऐसे प्लांट जो पूरे तौर पर पानी में डूबे रहते हैं। तो इस कैटेगरी के प्लांट जो कि पानी में डूबे रहते हैं, उनका एयर से कोई कनेक्शन नहीं रहता है, तो इस प्रकार के प्लांट जो हैं उन्हें हम सबमर्ज्ड प्लांट कहते हैं। सबमर्ज्ड प्लांट 2 टाइप के होते हैं। सस्पेंडेड प्लांट्स या निलंबित पादप, इस प्रकार के प्लांट पूर्ण रूप से जल में ही डूबे रहते हैं यानी कि सबमर्ज रहते हैं, निमग्न रहते हैं, और इनकी जो जड़ें होती हैं वो वाटर के जो जहां पर भी वाटर भरा हुआ है उसके पेंदे तक नहीं पहुंचती है, मतलब कि जड़ें जो है उनका लैंड से कोई कनेक्शन नहीं होता है। इस प्रकार के प्लांट कौन से हैं? यूट्रिकुलेरिया इस श्रेणी का प्लांट होता है। इसी प्रकार दूसरे सबमर्ज्ड कैटेगरी के जो दूसरे प्लांट होते हैं जिन्हें हम स्थिर निमग्न कैटेगरी के प्लांट्स बोलते हैं, इस प्रकार के जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो जल में ही सबमर्ज्ड रहते हैं, जल में ही डूबे रहते हैं, लेकिन इनकी जो रूट्स होगी वो पानी को ब्रेक करके पूरे उस जलाशय के पेंदे तक पहुंच जाती है। इट मीन्स रूट्स का कनेक्शन कहाँ से होता है? वहां की मिट्टी से होता है। इस प्रकार इस कैटेगरी के जो प्लांट्स होंगे वो जल के साथ साथ में वहां की सोइल या भूमि से भी संबंध बना के रखते हैं, जैसे कि हाइड्रिला, वेलिसनेरिया आदि। हाइड्रोफाइट्स की दूसरी कैटेगरी होती है फ्लोटिंग प्लांट्स या प्लवमान पादप। इस प्रकार के प्लांट्स जो कि जल में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, तो इस प्रकार के प्लांट्स का वायुमंडल से या एनवायरमेंट से पूरा संपर्क बना रहता है, सीधा सा संपर्क होता है, और ये जड़ों के द्वारा मिट्टी से जुड़े भी रह सकते हैं और फ्री फ्लोटिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि इनकी जड़ें मिट्टी से अटैच भी नहीं रह सकती है। तो इसी आधार पर फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स या स्वतंत्र प्लवमान पादप। ओके, इस प्रकार के पादपों में रूट्स प्रेजेंट होती है, किंतु ये जो रूट्स हैं वो जलाशय के पेंदे से अटैच्ड नहीं होती है। इस कारण ये जो प्लांट्स होंगे उनका जल और वायु दोनों से संपर्क बना रहता है और इनका जमीन से कोई संबंध नहीं रह पाता है। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होंगे उन्हें हम फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स कहेंगे। और कभी कभी ये जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वो इतना अधिक अपने आप को फैला देते हैं, इट मीन्स उनमें बहुत ज़्यादा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है कि वो पूरे वाटर सरफेस पर फैल जाते हैं और कहीं पर भी हमें वाटर दिखाई नहीं देता है, केवल और केवल वो ही प्लांट दिखाई देता है। इस तरीके की जब कंडीशन आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है, जैसे कि आइकोनिया जो है वो वाटर ब्लूम का बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसे जलकुंभी भी कहा जाता है हिंदी में। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के और उदाहरण अजोला, वुल्फिया, साल्विनिया आदि हैं। इसी प्रकार फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स की दूसरी कैटेगरी है रूटेड फ्लोटिंग, यानी कि स्थिर प्लवमान पादप। इस प्रकार के प्लांट्स में जो रूट्स हैं वो पानी में सोइल तक पहुंच जाती है, मतलब अटैच रहती है
वहाँ के सोइल तक, और ये जो प्लांट्स हैं वो पानी में स्थिर रहते हैं, जिससे कि इनका जो ऊपरी पार्ट होता है, लीव्स हो गई या स्टेम हो गया, वो पानी पर ऊपर तैरता रहता है, लेकिन नीचे से उनकी रूट स्टेबल रहती है, उस प्लांट को जोड़ के रखती है। तो इस कैटेगरी के जो प्लांट्स होंगे उनका एनवायरमेंट से, यानी कि वायु से, भूमि से और जल से, तीनों से ही सीधा सीधा संबंध होता है। ट्रापा और निम्फिया इनका बहुत अच्छा उदाहरण है। थर्ड कैटेगरी के प्लांट्स हैं एम्फीबियस प्लांट्स। तो इस श्रेणी के जो प्लांट्स हैं वो पानी के किनारे, जहाँ दलदल होता है, कीचड़ होता है, वहाँ पर पाए जाते हैं। और इस कैटेगरी के जो प्लांट पाए जाएंगे वो जल में और टेरेस्ट्रियल पार्ट पर, स्थल और जल दोनों पर ही अपने आप को ग्रो करने की क्षमता रखते हैं। उनमें ये एडेप्टेशन पाया जाता है कि वो अगर वातावरण में ज़्यादा पानी है तो भी वो वहाँ ग्रो कर सकते हैं, और स्थलीय वातावरण आ जाता है तो भी वो वहाँ पर आसानी से अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं। इस प्रकार के जो प्लांट्स होंगे उनकी जो रूट होगी या राइजोम होता है वो कीचड़ में बन रहता है, और जो स्टेम है, लीव्स हैं, वो एरियल रहती है, वायवीय कंडीशन में रहती है। मार्सिलिया, रेननकुलस, टाइफा इसका अच्छा उदाहरण है। कौन सी कैटेगरी के प्लांट का? एम्फीबियस कैटेगरी के प्लांट्स का।